नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के आज साक्षात्कार के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी। आप एग्रोनॉमी विषय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में एग्रोनॉमी विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थापित हैं। सर, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। आज आप, मैं कहूं तो भारत की सबसे पुरानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत उच्च पद पर पदस्थापित हैं। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने एशिया में सबसे अधिक धान की उन्नत किस्में दी हैं। ऐसे गौरवशाली विश्वविद्यालय की इस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी जन्मभूमि और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? जी, आपने जैसा बताया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मैं पदस्थ हूँ। वर्तमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ में हमारे जो दायित्व और भी हैं विश्वविद्यालय के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे, मैं अखिल भारतीय समन्वित परियोजना आलसी का राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक भी हूँ, जिसमें कि आपका जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और आदिवासियों के क्षेत्र में काम करने हेतु परियोजना को मैं 14 राज्यों में 18 केंद्रों पे उस पे कंपाइलेशन, रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन पे कार्य कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा एक इर्री जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, उसकी परियोजना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जैसा कि आपने बताया छत्तीसगढ़ और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर धान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके उत्थान के लिए किसानों में किस तरह से उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, कैसे नवीन तकनीकों को किसानों तक पहुँचाया जाए, इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे छात्र हैं उनको भी हम कृषि के राज्य के बाहर के भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन पे भी हम लोग प्रकाश इस तरह का डालना चाहते हैं कि जो हमारे देश की परिस्थिति है उस पे किस तरह से कृषि को सुदृढ़ और समृद्ध किया जाए। और विश्वविद्यालय हमारा बहुत ही ऐतिहासिक है, जिस पे हम लोगों ने लगातार, हमारा प्रयास यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा देश का किसान समृद्ध और राष्ट्र हमारा एक सुदृढ़ हो। तो आपने मेरा परिचय बताया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा, जैसा आपने पूछा, मैं एक सामान्य परिवार में, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ओरन ग्राम में हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रामीण परिवेश में हुई है। किसान परिवार में पले बड़े होने की वजह से एक सामान्य मैं छात्र रहा शुरू से, और पढ़ने में रुचि रही कृषि का खास तौर से, क्योंकि बचपन से मैंने देखा घर में हमारे खेती बाड़ी की व्यवस्थाएं थी, उसी व्यवस्था के साथ जुड़े भी रहते थे हम। खलिहान में जाना, खेतों में जाना, क्या बगीचे में क्या क्या पौधे लगे हैं, कैसे लगे हैं। हमारे जो पिताजी के जो ताऊ जी और दादाजी वगैरह थे, वो भी खेती बहुत अच्छी करते थे। उन्नत तकनीकी अपनाकर अच्छे पौधों का चयन करके अच्छी उत्पादकता हासिल करते थे, आज से 40 साल 50 साल पहले। तो उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली और शायद वही कारण है कि मैं भी कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का मुझे अवसर मिला। और हमारे किसान भाइयों को हमने जो तकनीकी देने का प्रयास किया, उसके प्रेरणा स्रोत वही लोग थे और हमारे किसान भाई थे, जो जिनका हमने देखा कि किस तरह से वो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि उनके मेहनत में अगर हमारी सार्थकता कुछ वैज्ञानिक रूप से हो सके तो ज़्यादा उपयोगी होगा, और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक व्यवस्थाएं इस तरह से रहीं। उसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया, पीएचडी के लिए कुछ समय के लिए विदेश भी गया मैं। तो ये लगातार इस तरह का प्रयास चलता रहा, और इस तरह से हम किसानों को कैसे नवीन तकनीक दे सकते हैं उस पर सतत प्रयास जारी रहेगा, और इस तरह के प्रयास वैज्ञानिक हम करते रहेंगे। सर, आपने कौन सी कक्षा में अपना मन बना लिया था कि आपको कृषि वैज्ञानिक बनना है? मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बचपन से ही, मुझे कृषि पे रुचि रही है, क्योंकि हमारा एक तरह से बचपन ही कृषि पे बीता है, मिट्टी पे खेले हैं, मिट्टी पे ही शुरू से रहे हैं। तो मुझे लगता था कि इससे अच्छी कोई विधा हो ही नहीं सकती है। तो मुझे शायद ही, मतलब ये कभी लगा हो कि किसी और फील्ड में जाना है। मुझे शुरू से यही लगता था कि जिस मिट्टी में मैं खेला हूँ, इसी मिट्टी में अगर कुछ कर सकूँ अपने किसानों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने देश के किसान भाइयों के लिए, तो इससे बड़े गौरव की बात कुछ नहीं होगी। विद्यार्थी जीवन में सेक्शनोत्तर गतिविधियों का बड़ा महत्व होता है।
निश्चित तौर पर आप जिस प्रतिभा के धनी रहे हैं उसमें वह दूसरे क्षेत्र जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वह मंच हो, चाहे वह खेल का मैदान हो, कहीं न कहीं आपसे अछूते नहीं रहे होंगे। आपने उन क्षेत्रों को भी छुआ होगा। जी, वैसे मैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी मेरी। मैं विश्वविद्यालय, पहले तो इंटरमीडिएट बोलते हैं हमारे यहाँ, वहाँ भी मैं वरीयता सूची में था, प्रवीण सूची में था। उसके बाद पोस्ट जो ग्रेजुएशन में भी विश्वविद्यालय में मेरा कृष्ण संकाय में प्रथम स्थान आया। वहाँ भी मुझे बहुत सारे जो हमारे कुलाधिपति गवर्नर महोदय थे उनसे सम्मानित भी किया गया, उसमें भी प्रथम स्थान मुझे मिला था। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैं मेरिट पे रहा, पीएचडी में भी मेरिट फेलोशिप उस पर मिली थी मुझे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जाल्फ जर्मनी से, उस पर भी मैं वहाँ गया। अभी कुछ समय पहले ही मेरा विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर अमेरिका की जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, डेविस कैंपस में, वहाँ भी चयन मेरा हुआ। किसी कारणों से मैं उस समय पे नहीं जा पाया। तो इस तरह से मुझे लगता है कोई ऐसे मेरे प्रयास नहीं थे, मैं पढ़ता गया और कहीं ना कहीं कुछ स्थान आता गया। कुछ ऐसा मेरे मन में नहीं था कि मुझे प्रथम लाना है, द्वितीय लाना है, लेकिन एक प्रेरणा मिलती गई। जैसा मैंने बताया, बड़ों के आशीर्वाद से किसानों के, कृषकों के जो समस्याएं थी, बस यही लगता था कि इनके लिए हम कुछ कर सकें। और उसी प्रयास के क्रम में कुछ अध्ययन ऐसा होता गया जिससे कि मुझे लगता है कि जो हम छात्र रहते थे उनमें से कुछ ज़्यादा नंबर आ जाते थे मेरे, तो उसी में प्रवीणता सूची में कहीं ना कहीं नाम आ जाता था मेरा, चाहे कहीं फर्स्ट आता था, कभी सेकंड आता था। तो कोई ऐसा बहुत प्रयास नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना, सेकंड आना, बस आता गया और आगे बढ़ते गए, चलते गए, और सतत प्रक्रिया आज भी जारी है और वही प्रयास लगातार मेरा आज भी है। जी, जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए अपनों और बहुत से ऐसे अध्यापकों की भी भूमिका होती है जो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करती है और सदैव स्मृति पटल पर रहती है। आप इस श्रेणी में किन किन को याद करना चाहेंगे और उनके योगदान को किस तरह से रेखांकित करेंगे? जी, स्कूल से लेके कॉलेज या उसके पहले इंटरमीडिएट कक्षाओं में से बहुत सारे हमारे सभी टीचरों, गुरुजनों का आशीर्वाद और अच्छी शिक्षा मिली सबसे मुझे। मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक, इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पर हूँ। ये उन्हीं की आशीर्वाद और उन्हीं के प्रयासों से ही मैं कुछ हासिल कर सका अपने जीवन में। और गुरुजन तो सभी गुरुजन हैं, मैं किसी ऐसे व्यक्तिगत रूप से तो नहीं ऐसा, लेकिन सभी का बराबर योगदान रहा। हाँ, कुछ टीचर आपके जीवन में छाप जरूर छोड़ जाते हैं। तो रहे हमारे श्यामलाल द्विवेदी जी, रहे श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, उनके से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिजिक्स के टीचर थे हमारे, उन्होंने बताया कि जीवन में किस तरह से आपको संयमित रहना चाहिए, जिससे कि आप संयम से शिक्षा के साथ साथ में अपने जीवन में अनुशासन को भी अनुसरण कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो इस तरह से सभी शिक्षकों का योगदान रहा मेरे जीवन में, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण थे मैंने बताया आपको, वो आज नहीं है इस दुनिया में, मैं उनको नमन करता हूँ। और इस तरह से ये ऐसी विधा है जिस विधा पे हम लोग हैं, शिक्षा पे, कि जीवन भर हमें सीखने की ललक रहनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ललक मुझ में है और मैं प्रयास भी करूँगा कि जीवन भर कुछ सीख सकूँ और लोगों को दे सकूँ उससे, चाहे हमारे छात्र हों, चाहे हमारे किसान भाई हों। मेरा यही प्रयास है कि सीखना है सामने वाले से भी, और अगर आपने जो सीखा है उससे कुछ दे सकते हैं सामने वाले को, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जीवन के इस पड़ाव में एक अक्सर बात देखने को मिलती है, जो लोग छोटी जगह से निकलते हैं उनके सामने अपने बड़ी जगह पर आने पर अपने अस्तित्व को बनाने की, भाषा की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं में ऐसे युवा हैं जो छोटी जगह से निकलकर बड़ी जगह जाकर अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जीवन के उन खट्टे मीठे अनुभवों को भी हमारे श्रोताओं को बताएं और उन बाधाओं को आपने कैसे पार किया। देखिए, जीवन, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा मानना है। हर सुबह आपके लिए एक नई सुबह, नया सवेरा होता है और वो संघर्ष के साथ शुरू होना चाहिए। अगर आज आपको नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ कठिन था, तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो दिन बहुत सरल था और बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। मेरा मानना है कि हर सुबह एक आपके नए चैलेंज के साथ होना चाहिए और उस चैलेंज को आप शाम तक जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक आपका वो दिन सफल नहीं है।
तो आप सुबह से लेकर शाम तक किसी एक टारगेट के साथ रहें और शाम को आप जब सोने जाएं तो ये उसका विश्लेषण करें, ये एनालिसिस करें कि मैंने जो सुबह टास्क ली थी, मैंने जो सुबह चैलेंज लिया था, क्या वो पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे अगले सुबह फिर उसको प्रयास करना है पूरा करने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैं एक हमारे श्रोताओं से, खासतौर से युवाओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें ध्यान रखें जीवन में। एक तो आप अपनी दिनचर्या संयमित रखें, अनुशासित रखें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय पे, क्योंकि मैं देखता हूँ जो आज की जनरेशन है उनका जो दिनचर्या जो है संयमित नहीं है, उसको संयमित रखें। सुबह आप जितने जल्दी उठेंगे आपके उस दिन में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होगी। ये चाहे विज्ञान में आप देख लीजिए, अध्यात्म में आप देख लीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनके लिए दिन ज़्यादा सार्थक होता है, बजाय कि हम विलम्ब से उठें। वो कोई कारण अलग है कि हम विलम्ब से उठें, लेकिन प्रायः हमें प्रयास यह करना चाहिए। और मैं आज की जनरेशन से ये सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज़ को आप आत्मसात करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी बेड पे जाना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे की नींद, वैसे युवाओं के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। मेरा मानना है कि 6 घंटे अगर आप सोते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे भी सोते हैं आप, सुबह आप 4:30 बजे उठते हैं और उसके बाद आप टास्क लीजिए, आप कोई 100% मैं कहता हूँ कि आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। और दूसरा जो पहलू, एक तो ये हो गया आपकी दिनचर्या से लेके, आप अपनी कभी जड़ों को नहीं भूलिए। आपने कहा जैसे कि आप किसी भी बड़े पद पर चले जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर सफलता मिलती है तो हो सकता है 99% लोगों को अपने जो ग्रामीण परिवेश में लोग, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे जो भारत है वो गांव में बसता है। आज 80% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे 80% लोग गांव में हैं। वहाँ से निकल के हम किसी मध्यम शहर में या बड़े शहर में जाते हैं तो हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि हमारा जीवन, हमारी जो परिवार है, हमारा जो समाज है, हमारा जो क्षेत्र है, उनको हम क्या दे सकते हैं, इस पे भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और वहाँ देने के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से हम सहयोग करें। हम विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीक के क्षेत्र में या उनको किस माध्यम से हम सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। और जिस स्तर पे भी हम मदद कर सकते हों, उनके स्तर को उठाने में वहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए। सर, आपने अपने जीवन का परिचय देते हुए बताया कि आपको किसान के परिवार में जन्म लेने के कारण किसान की मिट्टी से, अपनी ज़मीन की मिट्टी से प्यार था और उस वजह से आपने कृषि के क्षेत्र को चुना। निश्चित तौर पर हमारे किसान परिवारों के बच्चे इस कृषि क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे। इस कृषि क्षेत्र में सफलता की अपार संभावनाएं हैं, भारत से लेकर विदेशों तक। आप किसान परिवारों के बच्चों को इस संबंध में क्या राय देना चाहेंगे? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में आप कैरियर बनाने को लेकर हमारे जनरली भारतीय व्यवस्था में जो नौकरी को, सर्विस को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है बजाय कि इंटरप्रेन्योरशिप को। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी 70% 80% अर्थव्यवस्था कृषि पे निर्भर है। तो अगर हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं नौकरी करूं, मुझे कृषि पे ना काम करना पड़े, तो ये संभव नहीं है। हमें वापस जाना ही पड़ेगा, उन्नत तकनीक को अपनाना ही पड़ेगा। और हमारे अगर किसान भाई सुदृढ़ नहीं होंगे तो हमारा देश सुदृढ़ नहीं होगा, ये सत्य है। तो इस व्यवस्था के तहत अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम हैं, हम उसका अध्ययन अध्यापन करके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें कृषि में, और कर भी रहे हैं। आज हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कृषि का जहाँ पर हमने इंटरप्रेन्योरशिप ना डेवलप की हो। चाहे आप राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, इंटरप्रेन्योरशिप आज नए नए यंग लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आपका एग्जाम्पल है, आपका गंगानगर से लेके राजस्थान का, वहाँ से लेके इधर आपका उत्तर प्रदेश से लेके उधर हरियाणा से लेके आप कहीं भी चले जाइए, आप उधर खजूर का प्लांटेशन के देखिए। आप आज से 15 साल 20 साल पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ पे इतनी अच्छी तकनीक के साथ में खजूर का प्लांटेशन और उसका इतना अच्छा उत्पादन हो सकता है। लेकिन हमारे युवाओं ने उसको ये साबित किया कि नई तकनीक के साथ में समृद्धि भी लाई जा सकती है। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, रही बात आपने जो प्रश्न किया कि इसके लिए भविष्य में संभावनाएं क्या है कृषि के क्षेत्र में।
देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे 2 स्तर पे इसकी परीक्षाएं होती हैं। हमारे खास तौर से 10वीं में कृषि विषय भी है जो कि छात्र लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते विज्ञान विषय वाले छात्र भी कृषि को ले सकते हैं 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में। 12वीं में भी जो लोग नहीं ले पाए कृषि, वो विज्ञान वाले विषय के छात्र भी और गणित वाले विषय के छात्र भी कृषि के क्षेत्र में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो विज्ञान, कृषि और गणित, इन 3 विषयों के छात्र कृषि पर आ सकते हैं। इनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी जो आपका हॉर्टिकल्चर, तीसरा आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और चौथा डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध प्रौद्योगिकी, ये 4 क्षेत्र हैं जिनमें कि मैंने तीनों विषय बताए। ये तीनों एलिजिबल होते हैं बैचलर का कोर्स करने के लिए। राज्य स्तर पे भी एक परीक्षा होती है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी परीक्षा होती है। तो 12वीं के बाद ये छात्र हमारे इन तीनों विषयों के जिसमें जिसकी रुचि है, कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में रुचि है या कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि है या बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि या उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि है, ये उस फॉर्म के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से देश के 72 से ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालयों में ये छात्र एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। और उसके बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी तरह कई विषयों में होता है जिसमें जिसकी रुचि है। पोस्ट डॉक्टरेट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिलती है, पोस्ट डॉक्टरेट की भी होती है, और भी बहुत सारी विधाएं हैं जिन पे जा सकते हैं। और उसके बाद आजकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। आपका ग्रेजुएशन होने के बाद इवन 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे, इसके रावी प्रोग्राम के माध्यम से। अभिनव और उद्भव 2 प्रोग्राम हैं। अभिनव मतलब जो नए लोग इस पे स्टार्टअप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट इसको फंडिंग भी देती है। उद्भव, उसमें से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग कृषि के क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री हो, काम कर रहे हैं तो भी वो लोग जुड़ सकते हैं। और उस पे इनोवेटिव क्या हो रही हैं चीज़ें, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, वो अपने इस विधा में जोड़कर अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और अच्छा कर सकते हैं और अच्छी स्ट्रेंथ दे सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो व्यापार है या जो उनका बिजनेस है वो कैसे बेहतर हो सकता है। उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, राज्य सरकारें भी प्रयासरत है, और राष्ट्रीय स्तर पर तो मैंने बताई कि ये परियोजना चल रही है। इसके माध्यम से सभी लगभग राज्यों में प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग 100-200 स्टार्टअप हर साल, हर सीजन पे निकल रहे हैं। और हमारे जो कृषि के जो रोजगार हैं वो बढ़ रहे हैं, अवसर कृषि के रोजगार के क्षेत्र में, और हमारा किसान इनसे कहीं ना कहीं समृद्धशाली हो रहा है, हमारा युवा समृद्धशाली हो रहा है। इसको और लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए लोग अपने आप को कृषि के क्षेत्र में और अधिक सुदृढ़ और समृद्धशाली बना सकें। हमारी इस बातचीत से मैं तो गदगद हुई, हमारे श्रोता भी गदगद हुए होंगे कि हमारी कृषि और किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, हमारी कृषि समृद्धि की ओर बढ़ रही है। समय की सीमा मुझे बाधित कर रही है, लेकिन चूंकि आप मन से कृषि के विद्यार्थी रहे हैं और आज आप इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, विद्यार्थियों से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक अंत में सवाल जरूर करूंगा और यह भी चाहूंगा कि आप अपनी बात को विराम कहने से पहले हमारे युवाओं का इस संबंध में मार्गदर्शन भी करें। और वह मेरा प्रश्न यह है कि आपके वक्त और अब शिक्षा प्रणाली में कैसा परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं और आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे युवाओं को किस तरह से तैयार होना चाहिए। जी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले और अब में फ़र्क जो मुझे देखने को मिला, आज हम ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हैं पहले की अपेक्षा, और हमारे जो छात्र हैं उनको अवसर ज़्यादा मिलने की संभावना आज ज़्यादा है बजाय कि पहले। लगातार हमारे सरकारों ने, लोगों ने प्रयास किया कि व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हों, और वो लगातार प्रयास करने से वो अच्छी हुई हैं। एक समय था जहां पर कृषि के लिए सिर्फ 50 से 60 सीटें रहती थीं, आज 2 से 2,500 हजार उसी राज्य में सीटें हैं, तो संभावनाएं तो बढ़ी। जहां सिर्फ 50 बच्चों को एडमिशन मिलता था, आज 3,000 बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने 20 गुना 30 गुना छात्रों को ज़्यादा अवसर दिया कृषि पे अध्ययन करने का। इससे हमारा जो युवा है उसको ज़्यादा संभावनाएं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारी सरकारों ने हमारी व्यवस्था के तहत लोगों को ज़्यादा अवसर मिला, और हमारे युवाओं को इस अवसर को खोना नहीं चाहिए।
जो ज्ञान है उसको अर्जित करना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, चाहे कृषि क्षेत्र हो या कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्र भी हो। सिर्फ कृषि ही नहीं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में आप देखिए, आप वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो अगर नॉलेज के बेस पे अगर बात होती है तो इंडियंस कहीं भी पीछे नहीं है, हमारे देश के युवा कहीं पीछे नहीं। जरूरत है कि जो थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक विषय हैं, उनको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने, कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़ा पीछे हो रहे हैं। दूसरे जो विकसित देश हैं उन देशों में अगर देखेंगे तो प्रायोगिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय कि सैद्धांतिक चीज़ों को। तो थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल में आने के लिए हमने समय लिया है और उस पर कन्वर्जन भी किया है हमने प्रैक्टिकल के रूप में, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है युवाओं को और ज़रूरत है या हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा सा और परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग प्रायोगिक हों और जो मानसिकता सिर्फ नौकरी की है उससे हम उबर सकें। जिस दिन हम प्रायोगिक हो जाएंगे तो इस मानसिकता से भी उबर जाएंगे। जो हमारे पास संसाधन हैं उन्हीं पे हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं इस प्रायोगिक शिक्षा के साथ में, तभी हमारा जो शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य है सफल हो पाएगा। और यही किसानों के साथ साथ में हमारे युवाओं को, जो युवा कृषक हैं या जो हमारे, जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की कोई डिग्री हासिल की है या कोई उच्च शिक्षा हासिल की कृषि के क्षेत्र में, किसान भाई और उनके जो आने वाली जनरेशन है या वर्तमान में जो है वो इसको अनुग्रहित करे या उसको एक्सेप्ट करे कि किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी वर्ल्ड पे चल रही है, क्योंकि आज आप वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी आपसे दूर नहीं है। कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, सोशल मीडिया का सिस्टम, यूट्यूब पे आप देखिए क्या चाहिए आपको अगर कपास को काटने की मशीन किस तरह से उस कपास से बिनोला को या कॉटन को निकालने का काम करती है, आप यूट्यूब में 2 मिनट में क्लिक करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि किताबी शिक्षा ही हमें मिले। मेरा कहना मतलब प्रायोगिक शिक्षा किसी भी माध्यम से आप लीजिए, जरूरी नहीं है डिग्री हो आपके साथ। इसको प्रोत्साहित भी कर रही है सरकार। मैंने कहा आपको अभिनव उद्भव प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर आपका कॉन्सेप्ट है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि भविष्य में मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ इस काम को कर सकता हूं, उस पर आपको सरकार सहयोग करेगी। आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिए और एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ उस पर डाल सकते हैं, आप उस पर पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे युवाओं को और नया रोजगार सृजन करने में उनकी महती भूमिका होगी। और मैं बार बार यही कहूँगा कि सिर्फ उनका ही रोजगार सृजन नहीं होगा, उस क्षेत्र का, उस पूरे प्रदेश का और फाइनली हमारे पूरे राष्ट्र का निर्माण होगा उससे। यही बात मैं कहना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा इस बात के साथ में। आपने हमारे श्रोताओं को एक नई आशा की किरण दी है। चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत से विषयों पर जब पुनः अवसर मिलेगा हम पुनः बातचीत करेंगे। आपका अपना रेडियो, चेतना रेडियो।